मैं बस एक गरीब बच्चा हूँ, शहर में टॉप मिडिल स्कूल के एग्जाम में। मीडिया इंटरव्यू के दौरान मेरे असली माँ बाप अमीर टाइकोन्स मुझे ढूंढने आए। पिछली लाइफ में मैंने सोचा था कि अब मुश्किल समय से बाहर निकल सकता हूँ, ऊपर मैं सीधे नरक में चल पड़ा। तो मेरे दत्त भाई ने हर तरीके से मुझे परेशान किया। मेरी असली बहन ने मुझे पूरी तरह से नफरत किया, तो मैं अनजाने में उनका सीक्रेट उजागर कर बैठा। अंत में उन्होंने मुझे समुद्र में डुबो दिया और मेरा शरीर फेंक दिया। पुनर्जन्म के बाद मैंने हिचकिचाना बंद किया और सीधे फैमिली के हेड का सामना किया। अब मैं उनकी बदसूरत शक्लों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार कोई भी अच्छी लाइफ जीने से नहीं रोकेगा। और फ्लैशिंग लाइट्स को घूरते हुए, कैमरा क्लिक करते हुए दो परिचित लेकिन अजीब चेहरे वापस दिखे। मेरे असली माँ बाप, लोकल में फेमस टाइकून्स जो बढ़िया ड्रेस था, अचानक मुझे गले लगा लिया। बेटा, मैं आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। तो एक लड़का जो मुझ जैसा ही दिखता था उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी नजर मुझ पर नरम और दयालु थी। पिछली लाइफ में उस मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबके सामने सार्वजनिक तौर पर मुझे फैमिली बताया, तो यह पूरी तरह से मुझे चौंका गया। एग्जाम में फर्स्ट होने का इंटरव्यू भी एक बड़ी फैमिली रियूनियन में बदल गया। उस समय मैं शब्दों में अजीब था, इरादा में हिचकिचाता था। मेरी नो बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं अपने मन की बात कह ही नहीं पाई। मैं उनके पीछे घर चली गई और सीधे मौत के ट्रैप में फंस गई। मेरा अडॉप्टेड भाई, जिसे डर था कि मैं उसकी इनहेरिटेंस ले लूंगी, उसने मेरी सगी बहन मुबेलू के साथ टीम अप करके मुझ पर गैंग अप कर लिया। और मेरे पेरेंट्स मेरी डेस्परेट मिन्नतों के बाद भी मेरी एक बात पर बिलीव नहीं कर पाए। एंड में मेरे भाई और मुबेलू ने मुझे फ्रेम कर दिया और मैं बिना किसी निशान के मर गई। उसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स से झूठ बोला कि मैं फैमिली के पैसे चुराकर अब्रॉड भाग गई, जिससे पेरेंट्स ने मुझसे सारे टाइज खत्म कर लिए। अभी अपने उन पेरेंट्स को देखते हुए जो मुझे लेने आए हैं, मैंने मीडिया के सामने ही उन्हें सीधे रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने उनके मुझे ले जाने के प्लान को पूरी तरह शट डाउन कर दिया। मैं एक अनाथ हूं, मेरी अब कोई फैमिली नहीं बची है। तो जब मैंने ये कहा तो सारे कैमराज मेरी तरफ स्विंग हो गए। मेरी मॉम की आंखों में टीयर्स थे, तो उन्होंने मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही थी। तुम मुझे अपनी मॉम की तरह क्यों नहीं देख रही हो? तुम मुझे रिकग्नाइज क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं? तो तुम्हें हॉस्पिटल से स्टोल कर लिया गया था। तो तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है मैं कितनी वरीड थी? लोग रिच हो, बड़े कूंस हो, मुझे ढूंढना तो इजी होना चाहिए था। अब जब मैं टॉप स्कोरर बन गई हूं, तभी क्यों आए हो? जब तुमने हाई स्कूल एग्जाम में टॉप किया, उसके बाद हमने सालों तुम्हें सर्च किया, और बस अभी रिसेंटली हमें कोई लीड मिली है। क्या आपने एक बेटा अडॉप्ट नहीं किया था? तो फिर अब मुझे ढूंढने क्यों आए हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती हूँ, ताकि आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़े? तो आप मुझे अपना बाप बच्चा क्लेम करना चाहते हो? अगर आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, तो इन सालों में कभी टीवी या पेपर्स में कोई मिसिंग पर्सन का नोटिस क्यों नहीं आया मेरे बारे में? मीडिया वहां टूट पड़ी। सब उन अमीर पेरेंट्स की तरफ माइक पॉइंट करने लगे। मिस्टर मू, हमें बताइए, इतने सालों से आप अपने बच्चे को कैसे ढूंढ रहे थे? मैं उनके साथ घर चली गई। आखिरकार इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी रियल नहीं है। आप किसी से भी लड़ सकते हो, पर पैसे से नहीं। मैं किसी के भी अगेंस्ट जा सकती हूँ, पर पैसे के नहीं। ऊपर पिछली बार की तरह नहीं। मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने बस सब टेक ओवर कर लिया था और हमारे लिए सब खुद ही अरेंज कर दिया था। लेकिन इस बार मैंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, इसलिए मेरे सामने खड़े ये दोनों लोग अब पहले की तरह बॉसी नहीं हैं। वो अब ज्यादा कॉशियस हैं, यहाँ तक कि पोलाइट भी। विला पहुंचकर मेरी बर्थ मॉम एक बिना किसी इमोशन के एक्साइटेड हो रही थी। वो मुझे उस शेफर्ड डॉग से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। ये शाओ चुआन है। उस ये तुम्हारा भाई है। पॉकेट शेफर्ड डॉग को मेरी तरफ हाथ बढ़ाते देख मैंने अपना सिर घुमाया और उस बेरहम औरत को घूरने लगी। ये वही है जिसे आपने अडॉप्ट किया था, वो बच्चा जिसे आप मुझे रिप्लेस करने के लिए वापस लाए थे। उसने ये सब सुन लिया। वो बेरहम एकदम सकपका गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने फिर अपने बायोलॉजिकल फादर मुट्रून गुआंग की तरफ देखा। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वापस सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे पढ़ने के लिए एक बेटर जगह दोगे। अगर तुम वो नहीं कर सकते तो मैं इस घर में रुकने वाली नहीं हूं। हम 10 साल से भी ज्यादा टाइम से साथ नहीं रहे हैं। मैं एकदम से आपसे घुल मिल नहीं सकती। मैं आप लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी, पर मैं वो बाप बेटे वाली झूठी एक्टिंग या परफेक्ट फैमिली वाला सीन नहीं कर सकती। तो आपने क्या अडॉप्ट किया है, एक इंसान या एक कुत्ता? आपने कितने लोगों को अडॉप्ट किया?
वह कितने कुत्ते हैं, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आसपास फैमिली एक बहुत बड़ा नाम है, ऊपर से मीडिया भी हमें बैक कर रही है ताकि कोई बैड प्रेस ना मिले। भले ही वो मुझे अब और पसंद ना करें, पर उनमें मुझे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होगी। तो उन्हें पता है कि पब्लिक ओपिनियन कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए। पहले तो मैं टीवी पर भी बढ़िया लग रहा था, भाई सुनते ही और बहन दोनों ही पिष्ट दिखे, तो मुयांगचुन ने दम बन के तुरंत पैनिक हो गया। उसकी नजर मुझ चुनगो और हार्टलेस वन की तरफ मदद मांगती थी। तो मुंह बात डूज एक स्पॉइल्ड ब्रैट था। वो उसी पल एक्सप्लोड हो गई। आर यू यार, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ऐसे टॉक करने की मेरे से भाई? सोचते हो तुम हॉट स्टफ हो क्योंकि पढ़ते हो? तुम जैसे कोई भविष्य में मेरे भाई के लिए काम करने वाला बन सकता है? अपना मुंह संभालो, मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें क्रिपल करने के लिए और तुम्हें लाइफ टाइम के लिए यूनच बना दूंगा। अगर तुम रहना चाहते हो ठीक है, बाहर निकल जाओ। कस्टर्ड मत दिखाओ कि तुम स्पेशल हो। मेरी नज़र मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर पड़ी। ये है वो रिफाइंड अपब्रिंगिंग जो हाई सोसाइटी से उम्मीद करते हो। ये है वो बायोलॉजिकल सिस्टर जिसके बारे में तुमने बताया था। क्या तुम अपर क्लास वाले हमेशा सच्चाई बोलते हो? मेरे रियल डैड की फोरहेड की वेंस गुस्से से बुल्की हो रही थी। उसने बस उसके चेहरे पर जोर से स्लैप मार दिया। वो पूरी तरह से स्टंड हो गया। तुम सच में मुझको हिट करो किसी अनजान बास्टर्ड के लिए? हम ट्विंस हैं। तो मैं बास्टर्ड हूं तो फिर तुम क्या बनते हो? बास्टर्ड के साथ फ्री गिफ्ट? या फिर तुम उन बार्ड शब्दों से कुछ इशारा कर रहे हो? सुनते ही मेरी असली मां आगे बढ़ी और उस पर जोर से स्लैप मार दी। कि तुम छोटे बास्टर्ड इतना गंदा फिल्थ फेंक रहे हो। शेफ डॉग जिद्दी ढंग से उसके सामने खड़ा रहा। मॉम प्लीज, लड़ाई बंद करो, सब मेरी गलती है। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इतने समय तक अपने भाई की जिंदगी ले लेता रहा। ये सब ऊपर है। अगर तुम किसी को हिट करना चाहते हो तो मुझको हिट करो। उसको उत्साह से कांपते देख उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने उस पर इशारा किया और कहा, मैंने सुना था जब उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था उनके पास एक बड़ी सेरेमनी भी थी, काफी इवेंट था। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तुम्हें कंजेनिटल हार्ट कंडीशन था, लेकिन बाद में वो फिक्स्ड हो गया। पर तू ज्यादा हाइप नहीं कर सकता। तेरी बॉडी थोड़ी कमजोर है। फिर भी तू जानबूझकर खुद को पूरी तरह से हाइप कर रहा है। क्या तू विक्टिम प्ले करके मेरी लाइफ को हेल बना रहा है? या फिर तू चाहता है कि मैं समझ जाऊं? एडॉप्टेड किड होने के नाते इस फैमिली में तेरा स्पॉट रॉक सॉलिड है। मेरे असली पेरेंट्स की संदेह भरी नजरें उस पर पड़ी। वो हाथों को पागलपन से हिलाता रहा। नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मॉम, मेरे भाई की नॉनसेंस मत सुनो। यही है ये फैमिली, बिल्कुल कोई प्रिंसिपल नहीं और इतना आसानी से उत्तेजित हो जाता है। अब मेरी पिछली लाइफ में जैसे ही मैं अंदर आया, इस भाई बहन ने अपनी बात से मेरा मजाक उड़ाया। मुझे खुद को डिफेंड करने का भी मौका नहीं मिला, तो मैं पूरी तरह से अपना पोज नहीं बना पाया और मैं अपने बर्थ पेरेंट्स पे बुरा इंप्रेशन छोड़ गया। अब इस लाइफ में रिबॉर्न होकर मैंने उन्हें हार्ड और फास्ट शट डाउन कर दिया। इसके बजाय मैंने अपने पेरेंट्स को जीत लिया। मैं उन दो लोगों से डील करना नहीं चाहता, तो मैं उड़कर अपनी बर्थ मॉम को बताया, मैं थक गई हूं, मेरा रूम कहाँ है? ये बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ जैसा ही है। ये फर्स्ट फ्लोर पर है। ये पुरानी नैनी का कमरा हुआ करता था। मॉडिफाई। मैंने उस छोटे से कमरे पर एक नज़र डाली, फिर अपनी बर्थ मॉम से कहा कि मुझे पूरा घर दिखाएं। तो मैंने उन्हें टूर कराने के लिए कहा, ये बोलकर कि बस ऐसे ही आसपास देखना है। पर मैंने उन्हें लीड नहीं करने दिया। मैं उनसे पहले ही सीढ़ियों से ऊपर चली गई, सीधे उस सेफर्ड डॉग के रूम की तरफ। वहां उसका एन स्वीट बाथरूम और स्पोर्ट्स सेटअप वाला बेडरूम था। मैंने बस एक स्नीयर दिया और उसके बगल वाले गेस्ट रूम का दरवाजा पुश करके खोल दिया। मेरी बर्थ मॉम एकदम एम्बेरेस दिख रही थी, तो उनकी नजरें इधर उधर होने लगी। शाओ फान, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उसकी नींद बहुत कच्ची है, इसलिए हम अक्सर ये गेस्ट रूम यूज नहीं करते। हमें डर रहता है कि कहीं शोर से उसकी नींद न खुल जाए। मैंने सीधे उनकी आंखों में दे देखा जब तक कि उन्होंने नजरें नहीं हटा ली। तो फिर मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं सब समझ गई हूं। कोई बात नहीं, ये मेरी पुरानी जगह से तो बहुत ज्यादा बेटर है। ये तो मेरी पिछले कई जन्मों की गुड लक है, ऐसी फैमिली में पैदा होना। मैंने उनके हाथ थपथपाए जैसे मैं उन्हें कंफर्ट कर रही हूं। तो मैं यहां से पढ़ाई करने के लिए आई हूं। मैं यहां ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। आपको इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों ही शरीर का पार्ट है, तो पे हाथ का पिछला हिस्सा हथेली जितना कीमती नहीं होता। फिर उससे इतना गिल्ट फील हुआ कि वो लगभग रो ही रहा था। उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। फैन, तेरे पुराने घर का माहौल कैसा था? क्या तू माँ को इसके बारे में बता सकता है? दादा ने मुझे कूड़ेदान से बाहर खींच निकाला।
दादा के परिवार में कार एक्सीडेंट हो गया, बस दादा ही बचा। तो उस दिन दादा पेस्टिसाइड खरीदने के इरादे में थे ताकि परिवार के साथ रह सकें। तो पर जब वो बस स्टॉप के पास से गुजरा तो कूड़ेदान से रोने की आवाज आई। तो दादा ने मुझे उठाया और घर ले गए। दादा बोले, मुझसे मिलना किस्मत थी। उन्होंने कहा, मेरी रोने की आवाज ने उन्हें जीने की चाह दी। हम बिल्कुल गरीब थे, दादा कचरा इकट्ठा करके गुजारा करते थे। और जब मैं 2 साल का था तो मैं बोतलें इकट्ठा करने में साथ चलता था। हमारे पास बहता पानी नहीं था, आंगन में एक कुआं था। हम बहुत कम ही उसका इस्तेमाल करते थे। वो इलेक्ट्रिक कैंडल सिर्फ 3 सेंट की होती थी, बिजली बिल से भी सस्ती। मैंने उस भारी उदासी को दबाया। चेहरा न बदलते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। दादा इस साल की शुरुआत में ही चल बसे, तो उन्होंने मुझे 300 यौन छोड़कर चले गए। तो मैं मिड एग्जाम तक टिक पाया। अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं आज भी 3 साल की फीस और खर्चों को लेकर स्ट्रेस ले रहा होता। तो आपने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। अब और कंट्रोल करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। रोते हुए मैं उन्हें एक हग में भर लिया। सॉरी मॉम, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने आपको बहुत सफर कराया। मैंने इमोशन से भरी आंखों से उन्हें देखा, जैसे किसी दूसरी लाइफ में हूं, और बस एक खालीपन में चलने लगा। वैसे क्या आप कभी रोते भी हो? क्या मैं पहले कुछ खा सकता हूं? मैं अक्सर दिन में सिर्फ 2 बार ही मील लेता हूं, और अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खाना बनाने के लिए किचन की तरफ भागा। ये तो एकदम रिडिकुलस है, मेरी भूख से जान निकल रही है। और उसे कुकिंग का एबीसी भी पता है। नैनी को भेजकर खुद खाना बनाकर वो मॉम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। तो उसे किचन में ऐसे स्ट्रगल करते देख मैंने उसे बाहर ही निकाल दिया। तो मैंने पानी उबाला और इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट झटपट तैयार कर लिया। अमीरों का तो अलग ही स्वैग है, इनके इंस्टेंट नूडल्स भी फैंसी बॉक्सेस में आते हैं। बस एक सिंपल सूप वाले नूडल्स का बाउल था और मैंने 2 बड़े पोर्शंस बनाए। एक बाउल उसे दे दिया। मैंने उसे एक दे दिया। मैंने उसे एक बाउल दिया। मैंने उसे एक बाउल दिया और बस उसे एक बाउल दे दिया। मुझे बड़े से बाउल के साथ ऐसे खाना ठूंसते देख वो खुद को रोक नहीं पाया। भले ही तुम एक लड़के हो, पर तुम्हें हमेशा सीधे खड़े रहना चाहिए। सीधे बैठो, खासकर जब तुम एक लड़के हो। और जब तुम खा रहे हो तो अपनी एटीट्यूड और लुक का ध्यान रखो। मैंने बस इसे हॉट एयर की तरह झटक दिया। मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। दादा का परिवार गरीब है, हम और पर ऐसे खाने अफोर्ड नहीं कर पाते। हम इसे सिर्फ छुट्टियों में ही खाते हैं। लुली सिन को यह सुनकर और भी ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। आंसू बहते रहे जैसे फ्री हूं, आधा बाउल भरते हुए। तो म्यूलू मुझ पर चार्ज करके मारना चाहता था, लेकिन मुझ चेन गो ने उसे रोक दिया। चेन फैन मेरे ठीक सामने था। यांग, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो? वो लिसेन के पीछे कल अप होकर, एक हाथ से उसका चेहरा कवर करते हुए, दूसरे हाथ से उसकी बांह पकड़ते हुए। उसकी नजर टूट गई, जिससे वो लिसेन का दिल दर्द करने लगा। मेरे तरफ उसकी आंखों में देखी गई नजर पूरी तरह से कड़ी निंदा से भरी थी। आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, तो तुम अपने ही को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? अभी तुरंत अपने भाई से माफी मांगो। मैंने उसी की ओर सीधा घूरा। मुझे क्या माफी देनी पड़ेगी? तो उसका कारण खुद में ढूंढो, हमेशा दूसरों को ब्लेम मत करो। मु चुनगो बहुत गुस्से में था। मेरी ओर इशारा करते हुए उसने पास के पुलिस को कहा, इसे सही ढंग से संभालो। इस लड़के को असली एजुकेशन की जरूरत है। वो कभी अपनी जगह नहीं समझ पाएगा। ऑफिस, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। भले ही कागजों पर वो मेरा बेटा है, मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। पुलिस ने सिर हिलाया और पास के गुस्से वाले मुंह परिवार के सदस्य को देखा। तू मुयुलू है ना? तो मुलू हैरान रह गया। मैं मुयुलू हूं। पुलिस ने एक उंगली से बुलाया। एट, मेरे साथ चल। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। उन 3 लड़कों से जो मुझे बुली करते थे, पुलिस ने एक के पॉकेट को तलाशी और एक स्विच ब्लेड निकाल दिया। दूसरे लड़के के स्टेटमेंट से आज बात साफ हो गई। उन्होंने मुझे लेसन देने के लिए रोक दिया। अब सब कुछ एस्केलेट हो गया है। पर वो लड़का कह रहा है कि चाकू उसका नहीं है, कि उसने तो कभी नहीं देखा। फिर भी वो समझा नहीं पा रहा कि वो रात उसके स्कूल यूनिफॉर्म के पंप के पॉकेट में कैसे पहुंची। मेरी पिछली लाइफ में मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल जाता था। मुझे हर रोज बुली किया जाता था, लेकिन स्कूल की शुरुआत में ऐसा नहीं सोच पाया। सीप डॉग और बॉडी वॉश इंतजार नहीं कर पाए। घिनौने तरीके। वहीं बुरे एक्शवार। एकमात्र फर्क यह है कि शिकार ने वापस लड़ाई कर ली। वो लड़का असल में बेगुनाह है। वो स्विचब्लेड सच में उसका नहीं है। लड़ाई के दौरान मैंने चुपके से उसे उसकी पॉकेट में डाल दिया था। सिमिलरली, मैंने जानबूझकर एक लड़के को इंजर्ड किया। बस चीजों को एस्केलेट करने के लिए छोटे मोटे लेक्चर या काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा।
और जब ये मामला पूरी तरह मेज बनेगा तभी कुछ होगा। तभी मैं बड़ी मछली को जाल में फंसा पाऊंगा। स्कूल के दूसरे ही दिन पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, लड़ाई में एक क्लासमेट की आंख फोड़ने के इल्जाम में। पहले मैं रेगुलर हाई स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने इस स्कूल में काफी पैसा डोनेट किया था ताकि वो इडियट्स शीप डॉग और बॉडी कैश भी वहां घुस सकें। पर सिर्फ ऑडिटर्स की तरह मुझे समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने हम तीनों को साथ में ही क्यों रखा। मेरा सिलेक्शन तो की क्लास में हो गया था, पर दूसरे ही दिन सीढ़ियों के कोने पर 3 सेकंड ईयर के लड़कों ने मुझे घेर लिया। बिना किसी वार्निंग के सडनली उन्होंने मुझे वहां इंटरसेप्ट किया और प्रोटेक्शन मनी मांगने लगे। मैंने ऑब्वियसली रिफ्यूज कर दिया तो हमारी बहस हो गई। जो बंदा एक बार मर चुका हो वो वैसे भी पीछे नहीं हटता। तो जब मैंने वार किया मैं पूरी तरह ऑल आउट गया। उस केओस में एक्सीडेंटली एक किड की आंख में चोट लग गई। तमाशे के बाद स्कूल ने बात को दबाया नहीं, तो वो तुरंत ही पुलिस को बुला गए और स्टेशन पर दोनों पेरेंट्स को नोटिफाई कर दिया। अशोवर जेल हॉलवे में खड़ा हाथ कूल्हे पर मेरे चेहरे की ओर इशारा करके चिल्ला रहा, तुम्हें तो पेरेंट्स को प्राउड बनाना था न कर। ऐसे ही करते हो तुम तो बस एक ट्रबल मेकर हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अनरूली हो तो मैं तुम्हें वापस लाने की ही नहीं सोचता। आज तुम लोगों को मारते मारते और आंखों में धूल उड़ाते हो, कल तुम पूरे फैमिली को मार डालोगे, एकदम डिजास्टर जैसा। शेफर्ड डॉग की आंखों में शेड एंड फ्रॉड छिपाना नामुमकिन था। चेन फैन, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब हम क्या करेंगे? अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते तो तुम्हें सजा हो सकती है। उसकी नजर पेरेंट्स पे पड़ी। शायद हमें उन्हें कुछ कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अगर शाओ फैन वाकई में जाता है तो उसके कॉलेज के एग्जाम बिगड़ जाएंगे। तो मेरे बायोलॉजिकल डैड की नजर निराशा से भर गई थी। तो तुम कहते हो तुम्हारा टेम्पर इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर वो तुम्हें कुछ शब्द कहें तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तुम्हें इतना जोर से मारना क्यों पड़ा? तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मुझे बस्टर्ड और ट्रैश कहा और मेरा सिर दीवार से टकरा दिया। उस स्थिति में मुझे बस सह लेना चाहिए था। मुझे एकदम कावड़ की तरह एक्ट करना चाहिए था और उन्हें मुझे बुली करने देना चाहिए था। ये शेफर्ड डॉग तेवर दिखाकर मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है? यही तुम गलत हो, तो तुम्हें इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। क्योंकि तुमसे कहाँ गलती हुई, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान करते हैं, दूसरों को क्यों नहीं? पक्का तुम में ही कोई बात होगी। मैंने उसे अपनी बात फिनिश नहीं करने दी। बस पास जाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार स्लैप जड़ दिया। एक तेज कड़कड़ाती आवाज स्टेशन के हॉलवे में वो बहुत लाउड गूंजी। मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों मार रही हूं, दूसरों को क्यों नहीं? तो तुम्हें सच में इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या तुमने कहीं कुछ गड़बड़ की है? अब उस स्किनी बंदे ने मेरे सिर पर दे मारा। तुम अभी भी बॉस से झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें जिंदा रहने का मन नहीं है? वो मैं नहीं हूं, खुद को देखो। या फाइन नहीं, मैंने अपनी बात कही दी होप में कि शाओ ली शायद पीछे मुड़कर देखे, भले ही बस मुझे बोलने देने के लिए। तो उसने अपना सिर घुमाया तो सही, पर उसकी आंखों में सिर्फ तरस था। वो सिर्फ नफरत और डिस्गस्ट है। इसे फायर करो और बाहर निकालो। अब से कोई नई हायरिंग नहीं होगी। उन्होंने थोड़ी सी चैट की। इस बार शाओ ली सच में जा रहा है। मेरा दिल एकदम बैठ गया। शाओ ली ने मुझे जाने को तो कह दिया, पर क्या उसके बंदे सच में मुझे जाने देंगे? वो बेबसी वाली फीलिंग चाकू की तरह चुभ रही है, जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही हो। क्या ये आप हो? ली शाओमिन की आवाज सडनली बीच में आई। वो एकदम स्वीट और चिपचिपी सी आवाज। तो उसे सुनकर मैं एकदम अलर्ट हो गई। ऐसी स्वीटनेस मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अपनी आंखें थोड़ी खोलने की कोशिश करो। तो पर जब मैं देखा कि वहां क्या है, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बिखरे हुए बालों के साथ ली शाओमिन कमरे से बाहर निकली, चेहरे पर पूरी होप लिए शाओ ली को घूरने लगी। वो पूरी तरह से स्वीट और खुश लग रही थी। सबसे बढ़कर तो यही था, उसका वो बिखरा हुआ लुक जानबूझकर किया हुआ लग रहा था। वो सीधे शाओ ली की तरफ भागी, जैसे उस चिपकना चाहती हो, पर उसने उसे दूर ढकेल दिया। उसी वक्त उसके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट दिख रहा था। कौन है ये? यहां अंदर आया कैसे? कंपनी के अंदर कैसे घुस गया है? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो सन नाम का बंदा सडनली उस पर झपटा। उसने ली शाओमिन को पकड़ा और उसका मुंह बंद कर दिया। बस यही कहता रहा, सॉरी बॉस, मैं इसे अभी यहां से ले जाता हूं। सन ने शाओमिन को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। दर्द पर दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया।
पर शाओमिन ने आगे जो कहा उसने मुझे सीधे डेस्पेयर में धकेल दिया। क्या तुमने नहीं कहा था किसी को 50 जीरो में बेच दिया? तो जब मैं 500 जीरो ले लूंगा तो तू मुझे मेरे भाई से मिलवाएगा एन। अब मैं उसे देख लिया हूं, तू मुझे क्यों रोक रहा है यार? को तू अपना वादा क्यों तोड़ रहा है? अगर तू नहीं होता तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के एक्स को कभी नहीं लाया होता। वो बकवास कर रहा था, पूरी तरह बिखरा हुआ। ऊपर वो बातें लगार मेरे दिमाग में ठोकती रही जब तक मेरी आत्मा टूट नहीं गई। ली शालमन मुझसे प्यार नहीं करता। जो भी किया सब फेक था, कुछ बस एक झूठ था। एक स्ट्रेंथ की लहर मुझ पे आ गई। तो मैं रन करना चाहता हूं, मैं खुद को शाली को दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं और उसकी सारी क्रूरता को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। ली शियाओमन बुरी है, इसलिए मैं उसे बख्श नहीं सकता। तो सन अभी भी ली शियाओमन से बड़बड़ाता रहा कि मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपनी आखिरी स्ट्रेंथ इकट्ठी की, अचानक आगे झपट्टा मारते हुए शियाओली के पैर पर कूद गया। बचपन से ही बहुत कम लोग मेरे बर्थमार्क को जानते हैं। ये एक बहुत ही प्राइवेट स्पॉट पर है, लेकिन अब बचने के लिए, सबका बदला लेने के लिए मुझे अब परवाह नहीं रही। मैंने शियाओली की एंकल को कसकर पकड़ लिया। दूसरे हाथ से मैंने अपनी पैंट खींची और जोर से नीचे गिरा दी, जिससे वो जगह उजागर हो गई। उस पल मैं जोर से चिल्लाया, शियाओली, मैं चेन कुआन हूं। तो जैसे ही शब्दों ने धक्का मार दिया, पूरा कमरा बिल्कुल साइलेंट हो गया। ये तो डरावना है, पर उसी पल अभी मैं बस राहत की सांस ली। और जब हम दोनों ने आंखें मिलाई, मैं आखिरकार समझ गया। मुझे शाओली की आंखों से एक मैसेज मिला। उसने मेरे शरीर पर वाला बर्थमार्क देख लिया था। ली शियाओमन सबसे पहले रिएक्ट किया। वह हंसी में फूट पड़ा कि तेज था कि छत तक छेद गया। फिर मैंने सन नाम वाले बैंडे का चेहरा देखा, जो पहले पील हो गया, फिर ग्रीन हो गया। उसका चेहरा लगातार टिविच कर रहा था। इवे एक कदम करके मेरे पास आया। उसके अंदर किलिंग इंटेंट पूरी तरह से रेडिएट हो रहा था। तू पूरी तरह फकिंग डन हो गया। जैसे उसने ये कहा, उसका हाथ झट से ऊपर उठा। उसने एक चमकदार डैगर बाहर निकाला। वह सीधे मेरी तरफ चार्ज किया। मैं बस अपने हाथ नीचे गिरा दिया। तो मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन सन नाम वाला बैंडा मुझ तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही उसने अपना किलिंग इंटेंट दिखाया, शाओ ली ने उसे जोर से किक मार दिया। शाओ ली ने एक और उड़ते हुए ली शियाओमन को भी नॉकडाउन कर दिया। शाओ ली ने बस हाथ हिलाया और कई लड़के टाइट आउटफिट में धावा बोलते हुए अंदर आए, सबको पिन कर दिया। जो मोजा उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया था वो उनमें से एक ने पकड़ लिया और ली शियाओमन के चिल्लाते मुंह में शो कर दिया। को शाओ ली नीचे बैठ गया, धीरे धीरे मेरा हाथ ग्रिप करते हुए। इतनी देर तक रोकते रहने के बस 3 शब्द बोले, सॉरी। मैं लाफ्ड, मैं बेतहासा लाफ्ड, उस डिसास्टर से सरवाइव करते हुए, अपने भाई को पहचानते हुए। ऊपर मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर सका, एग्जॉस्शन ने मुझे जोर से मार दिया और मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं ब्लैकआउट हो गया। जब मैं जागा, दर्द ने मुझे जोल्टेड करके जगाया। मैं किसी रनडाउन ऑपरेटिंग रूम में था। ऑपरेटिंग रूम के कोने में एक डॉक्टर लाइक फिगर शाओली ने दीवार से पिन कर रखा था। उसकी गर्दन चोकहोल्ड में थी और शाओली की आवाज एंजी से सीजिंग है। तो मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट एनेस्थेटिक तैयार रखो। क्या दहल्ला तुम कर रहे थे? प्रेसिडेंट ली पूरी तरह से स्वैम्प्ड था। वो इसे टाइम पर यहां नहीं ला सका। यहां तो बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट। तो मेरे भाई को और कितना दर्द झेलना पड़ेगा? तो फिर तुम पहले उसके साथ सॉफर करोगे, फिर बदल जाओगे। शाओ ली की आवाज बर्फीली है। वो हाथ बढ़ाता है, पास की काली जट वाला बैंड एंड वाला उसे नकल डस्टर दे देता है। तो उस पर पूरे चारों ओर तेज स्पाइक्स लगे हैं। डॉक्टर के चेहरे से मैं समझ सकता हूं कि वो क्या करने वाला है। तो मैं चिल्लाता हूं कि रुक जा, भले ही मेरी आवाज कमजोर है। कोई बात नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं। शाओ ली सुन रहा है। वो डॉक्टर को जाने देता है, ऑपरेटिंग टेबल की तरफ दौड़ता है। हमें जनरल एनेस्थीसिया चाहिए और दर्द नहीं झेल सकते, सर्जरी स्मूथ हो गई। ऐसे ही मिस्टर सन ने कहा। मैंने झेला, पर चोट ज्यादा बुरी नहीं थी। वो जाता रहता है। जैसे ही वो बताता है, मैं सब चीजें जानता हूं जो उसके जाने के बाद हुई। पर 3 साल पहले उसके बीमार पिता ने उसे ढूंढ निकाला और परिवार का बिजनेस संभालने के लिए वापस लाया।
वो सारे बिजनेस पूरी तरह लेजिट नहीं थे। एक बार जब उसने संभाला तो उसे आखिरकार चीजें सही करने का मौका मिला। पर बड़ी शिप को मोड़ना आसान नहीं। मेरे सामने वो सिर हिलाता है, थोड़ा रिलैक्स करता है और मुस्कुराता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा गिफ्ट है, इसे देखो। वो हल्के से अपने हैंड्स की ताली बजाता है। वार्ड का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। बॉडीगार्ड्स कुछ लोगों को अंदर ले जाते हैं। उनको देखते ही मेरी नजर अनजाने में तेज हो जाती है। मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है, एक बार देखो। उसके बाद वो हल्के से अपने हैंड्स की ताली बजाता है। वार्ड का दरवाजा झटके से खुल जाता है और कई बॉडीगार्ड्स कुछ लोगों को अंदर ले आते हैं। उनको घूरते ही मेरी आंखें तेजी से सिकुड़ जाती हैं। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखो ये क्या है। अब वो कहता है और अपने हैंड्स की ताली बजाता है। तो वार्ड का दरवाजा खुलता है और बॉडीगार्ड्स कुछ लोगों को अंदर लाते हैं। मेरा हाथ कसकर बंद हो गया, नसें उभरी हुई थीं। वो तीन है, ली शाओमिन, सन नाम का लड़का और वो पतला बंदा। वो पतला लड़का मेरी ओर भी नहीं देखता। उसकी आंखों में पूरी तरह डर भर गया था। सन नाम वाले लड़के ने सिर नीचे रखा, पर वह अपने चेहरे की नफरत को छुपा नहीं सका। तुम मुझे मारना बंद करो, मैंने तुम्हें लंच मनी दे दी है। बस मुझे बचा लो। सही, पैसा नहीं है तो कुछ और से पेमेंट कर। आज मैं बढ़िया मूड में हूं, हमारे लिए एक शो लगा दे। जमीन से गिरा वो ब्रेड खा ले हर बाइट में। जैसा वो हर मासूम दिखने का एक्ट बंद कर। हाँ, तो अगर तुम नहीं खाओगे तो कुत्ते की तरह भौंको। तो अगर सही से भौंकोगे तो आज तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर नहीं तो जैंग काई अभी भी इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ। भाई चेनमो, तुम्हें अपनी बहन के बारे में पता है? हूँ, मैं इन दिनों स्कूल नहीं गया हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक लीव दिया। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जानता हूँ, मेरी बहन को बुली करने वाले उन चार लोगों के नाम लिख दो। तुम्हें पता है क्या हुआ? ज़ेंग काई उन्होंने बहुत समय पहले चेन लान को बुली करना शुरू किया था। तो वे आमतौर पर चेन की लंच मनी चुरा लेते हैं। और चेन लियन अक्सर भूखा रह जाता है यार। सुना है उन्होंने चेन लियन को अपने घर बुलाया, उनके लिए किचन में काम करवाया और सफाई भी करवाई। ज़ेंग काई के बारे में तो पहले ही सुना था, ब्रो। कुछ दिन पहले चेन लियन ने पैसा नहीं लाया तो उन्होंने उसे जमीन पर पिन कर दिया, मार डाला और घुटने पर कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। उस दिन स्कूल में सब लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। पूरा सीन था और सबने चेन लियन का बॉडी देख लिया। स्कूल में हर कोई इस बात से वाकिफ है। स्कूल ने इसे एक्सीडेंट कहा है, ब्रो। तो मेरी बहन पर 100 से ज्यादा बार चाकू चलाया गया, सच्ची बात। और तुम इसे एक्सीडेंट कह रहे हो? क्या उस स्कूल के सब लोग अंधे हैं यार? ऐसे ऐसे बोल सकते हो रो। ये मेरा फैसला नहीं था, फ्रेंड। ये दूसरे पेरेंट की रिकॉन्सिलेशन की शर्तें हैं। ठीक है तो बस साइन कर दो। हूंगा। इसे बड़ा मत बनाओ, नहीं तो खुद को ही चोट लगेगी। लोग तो मर चुके हैं, ब्रो। इन्हें नर्क में सॉल्व कर दो। मुझसे हाथ भी मत मिलाओ। क्या बात है अगर बेटी मर गई? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? चलो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझाता हूं। मुझे चेन लियन के बारे में काफी टाइम से पता है। उसे 1 साल से भी ज्यादा टाइम से बुली किया जा रहा है। मैंने जानबूझकर उसे इग्नोर किया।
अब तू तो गया काम से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? तो चेन बहुत ज्यादा इंपल्सिव है। अब तुमने उसे बहुत गंदा पीटा है, अब तुम क्या करने वाले हो? टेंशन मत लो, कोई पुलिस को कॉल नहीं कर रहा। ये म्यूचुअल असॉल्ट है, अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उसकी जॉब जा सकती है। उसे गेट पर फेंक दो। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल कर देना, उन्हें उसे ले जाने दो। उस वक्त सामने मत आना, वरना सारा बिल हमें ही भरना पड़ेगा। खाना खा लो, जो होना था वो हो गया। हमें अपनी लाइफ तो जीनी ही पड़ेगी। उसका चेहरा देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। अब मेरी बारी है, ऐसा मत करो। छोटी बहन, चलो एक झप्पी मार लेता हूं। शर्मा मत दीदी। हाँ हाय, मैंने ड्रिंक्स कब ऑर्डर की? निकल। बेटी लोहा, खड़ी हो जाओ, देखो अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कौन है? तेरे साथ मेरा कोई टेंशन नहीं है। तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्या बकवास चाहिए तुझे? मैं तुझे ढेर सारा पैसा दे सकता हूं। और क्या मैं अभी अपने फोन से तुझे पैसा भेज सकता हूं? और जब तू मेरी दीदी को बुल्ली कर रहा था, क्या तू सोचता था कि अंत में ऐसा ही हो जाएगा? सुन, मैं समझाता हूं। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सुन का ही दायित्व है, झांकाई और बाकी लोग। केटीवी रूम कहाँ है? ये होंग। इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच कुछ दोस्त बुला ले तो। ये बहुत बोरिंग है। नहीं यार, मेरे पापा ने मुझे ये बॉडीगार्ड्स लाने को कहा। क्या ये उस मर चुकी लड़की चेन लियन की वजह से नहीं है? वो पहले ही डेड है, फिर भी अभी ट्रबल कर रही है। वह ये बस टाइम वेस्ट है, जिंदा रहने के टाइम में ही वो बेकार थी। जब वो डेड है तो वही बात है। पिछले टाइम में उसे और कई बार स्टैब ना कर पाना मेरा पछतावा है। तू असल में कौन है ब्रो? मेरा हाथ मेरे लिए उसे मार दे। आउट कर दे। उस लड़की की उंगली टूट गई है, तो हमें इस बैंड को पेनलाइज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझे मार दे। तू मुझे मार नहीं पाएगा। तो फिर तेरे फैमिली को सजा झेलनी पड़ेगी। तो सब लोग नीचे स्क्वाट हो जाओ। तू हथियार क्यों ले आया? मैंने कोई हथियार नहीं लाया। मैं बस केटीवी के पास से गुजर रहा था और उनसे टकरा गया। तो फिर तेरे किचन नाइफ का क्या मामला है? रसोई की चाकू मेरी माँ घर पे कुकिंग के लिए है। मेरे पास इसका रसीद अभी यहाँ है। तो तेरी रसीद तो कल की है, समझ मत ले हम इडियट हैं। कैसे हिम्मत करूं मैं तो केटीवी में काम करने की प्लानिंग कर रहा था। कि कौन जानता था कि जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने सुना कि वो मेरी बहन के बारे में बकवास कर रहे थे।
मैं इसे बस यूं ही नहीं जाने दे सकता था। चेनमो, हमने तेरे परिवार की परेशानियों के बारे में सुना है। पर यह कानून तोड़ने का कोई बहाना नहीं है। अतु ने अभी अभी वांग युहोंग की 2 उंगलियां तोड़ दी। ये तो बस एक छोटी सी चोट है। तुम पक्के हो कि मैं किया था? क्या यहां कोई सर्विलांस कैमरा है? क्या तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट मिला? यार तू क्या कर रहा है? तो हमने तो इस पे एग्रीमेंट किया था ना। मुझे और तेरी मां को इसे हैंडल करने दो। तो क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? क्या मुझे वाकई में इन कंसिक्वेंसेज की परवाह है? मत दे। पापा वही है, उसने मेरी उंगलियां तोड़ दी। इब इधर आ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बच्चे को डराओ मत, मैं वांग होंगली हूं, होंग चेन ग्रुप का चेयरमैन। कभी मेरा नाम सुना है? वांग होंगली। चेनमो, क्या तुम आज दोपहर तियान शेंग रेंजियान क्लब में थे? आंसर देने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम ठंडे दिमाग से सोच लो। अभी भी अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो शायद हम तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी बरतें। मैं वहां नहीं था। दोपहर लगभग 3:20 पर तियान शेंग रेंजिया क्लब में एक मर्डर हुआ था। विक्टिम का नाम वांग चांग है। लेग्स और एब्डोमेन पर स्टैब के निशान हैं। चेनमो, क्या तुम सच में कह सकते क्योंकि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो? तुमने क्या कहा? वांग चांग का मर्डर हो गया। पक्का इसी ल्यूनेटिक का काम होगा ये। ऑफिसर, मेरी उंगलियां तो देखिए। मैंने अभी हॉस्पिटल में इन्हें वापस जुड़वाया है। आपको इसे अरेस्ट करना ही होगा। अगर बस इतनी ही बात है तो मैं घर जाना चाहता हूं। मुझे अभी अपनी सिस्टर का सामान भी हैंडल करना है। हे चेनमो, तुम्हें हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी अवेलेबल रहना होगा। जब हम कॉल करेंगे तो पक्का तू रिचेबल रहना। इसे तो वही होना चाहिए जिसने उस बैंड को मार डाला। आज अगर उन सारे बॉडीगार्ड्स ना होते तो मैं मार खा जाता। चुप कर। ये तेरी ही गलती नहीं। मैंने तुझे कबो पहले ही कहा था कि खुद को कंट्रोल कर। सुन तो रहा था क्या? मुझे लगता है ये लड़का आम नहीं है। तुझे सावधान रहना पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसके बैकग्राउंड में कुछ खास नहीं, पर उसके डील्स थोड़े अजीब हैं। तो चेन मो ने हाई स्कूल किसी और प्रांत में किया था। वो सालों से वापस नहीं आया। जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो गया था वो पूरी तरह से इनक्लोज्ड है और स्कूल का माहौल काफी अराजक है। लड़ाइयां और झगड़े लगातार होते रहते हैं। पर वहां पहुंचकर सिर्फ 3 महीने में उसने सारे ट्रेनीज को सबमिट करा दिया। और फिर उसने 1 साल और लगाया और सभी लोकल होडल्स को गिरा दिया। उस समय उसने बहुत लड़ाई की और कई लोग चोटिल हुए जो अभी भी अस्पताल में हैं। पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। अब पर सबको पता है उसने किया था। ये लड़का नॉर्मल नहीं है। मम्मी पापा, मैं तो डिसअपॉइंटमेंट हूं। अब आप टेंशन मत लो। अगर मुझे कभी जाना भी पड़ा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए काफी पैसे हों। कोई बेवकूफी मत करना। अब मेरे लिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सब करने के बाद मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। तुम मेरे बेटे हो। जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं बस यही होप करता हूं कि तुम्हारे साथ सब ठीक हो और ये सब वर्थ इट रहे। तो जैसे ही हम लियन लियन वाला मैटर सॉर्ट कर लेंगे मैं और तुम्हारी मॉम यहां से चले जाएंगे। हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। डैड। चेनमो, क्या हम बात कर सकते हैं? हमारे बीच भला बात करने जैसा क्या ही हो सकता है?
मैं तुमसे बस 3 साल बड़ा हूं। मुझे लगता है कि हमारे बीच काफी कुछ कॉमन है। तुम्हारी सिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, मेरा दिल भी उतना ही टूटा है। मेरा भी मन करता है कि मैं खुद उनके पीछे जाऊं, ऊपर चीजें ऐसे काम नहीं करती। मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या बकवास रूल्स है। मेरी सिस्टर की लाइफ तो बर्बाद हो गई। अगर ये रूल्स सिर्फ उन डेमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो इस यूनिफॉर्म का क्या फायदा। अगर तुम यहां आके मुझे ये बकवास खिलाने आए हो तो निकल जाओ। ये तो पहले ही हो चुका है। तुम मुआवजा क्यों नहीं ले रहे। झांग काई के माता पिता आगे बढ़ रहे हैं। वे तुम्हारी बहन के केस को सुलझाने के लिए 2 मिलियन दे रहे हैं। अगर तुम बार बार ढींग मारते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है पैसे ले लो और अपने लोगों की इज्जत करो। वो बच्चा तो पैसे भी मांगा ही नहीं। वो 2 मिलियन से वो लुभा नहीं है क्या। इस पैसे को नहीं चाहता। तो फिर देखेंगे कौन हारता है। परफेक्ट, हम इसे सब इस्तेमाल करके कुछ लोगों को रिश्वत दे सकते हैं। देखते हैं कैसे चलता है ये सब। दूसरी तरफ को पैसे नहीं चाहिए, तो उन्हें बस हमारे बच्चे की जिंदगी चाहिए। अब हम क्या करें यार। मजाक है, वो पंख हमारे साथ क्या कर सकता है। मैंने बॉडीगार्ड और हिटमैन हायर कर लिए हैं, तो जैसे ही मैं हुक्म दूंगा वो उस बच्चे को नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारे हाथों में मायने रखता है। हम तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं यार। चेन मोह है ब्रो। तो हम आज यहां बात करने आए यार। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमें किसने भेजा है ब्रो। एम एक ही वजह से आए यार। तो तुम्हें अस्पताल भेजने के लिए ब्रो। तो पर अगर तुम वादा करो कि अपनी बहन का केस नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे यार। वो ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये तो मारने की बात है ब्रो। इसका तुम्हारे और मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं यार। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम अभी अस्पताल की ओर जाओगे तो शायद बच जाओगे ब्रो। वापस जाओ और उन पावर वाले लोगों को बता दो यार, कोई भी इसे बदल नहीं सकता ब्रो। अगर वो चाकू कुछ सेंटीमीटर और गहरा घुस गया तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे ब्रो। तो तेरे पैसे सब वही हैं। अगर फेंके डील का एक शब्द भी फूंक देगा तो तू जानता है क्या होगा ब्रो। अब से इसमें हाथ मत डाल यार। अगर हम इसे बाहर निकाल दे तो ब्रो। चेन मो ने हुमांग माओ को छुरा मारा ब्रो। मुझे मारना चाहते हो ब्रो। अगर ये बाहर आ गया तो फेंग लोंग भी इसमें फंस जाएगा ब्रो। हुआंग माओ ने घुसा और जगह लूट ली ब्रो। तो दूसरी तरफ से तो ये बस सेल्फ डिफेंस था। होने दो। तो कोई एक बंदा इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि उनकी फैमिली के पास कुछ ना बचे। बच्चों को छुपाने के लिए यहां से बाहर निकालो। जब ये मामला थोड़ा शांत हो जाए तब उन्हें वापस ले आना। सारे बच्चों को दूर भेज दो। मैं यही हूं, मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। सहा है। मैं वही लाया हूं जो आपने मांगा था। पर क्या आपको पहले इन सब चीजों से नफरत नहीं थी। क्या अब मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा।
मैं तो बस क्यूरियस था, अगर कोई हैसल है तो भूल जाओ कि मैंने कुछ पूछा। मेरी लाइफ आप क्यों भाई? उन्होंने मेरी बहन को मारा है। तो वो हमारी ही क्लास के कुछ क्लासमेट्स थे। मैं अभी लड़कों को कॉल करके बुलाता हूँ। हम हरामजादों को नर्क भेज देंगे। अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हम इसे हैंडल कर लेंगे। मैं इसे खुद देख लूंगा। बिना मेरी परमिशन के कोई भी मूव नहीं करेगा। अपने काम से काम रखो। लेटेस्ट न्यूज सुनी। प्रेसिडेंट वांग की बेटी कोई बड़ा लफड़ा कर रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे भी वो इसी के लायक थी। तुमने बहुत कुछ झेला है। तुम्हारी डेस्क के तीसरे ड्रॉर में वो गिफ्ट है जो मैंने भेजा था। क्या तुम चेनमो हो? तुम छोटे से गुंडे को लगता है मैं पीछे हट जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वांग होंगली, तो हमने तुम्हें और माल को पकड़ लिया है। तुम्हारे पास साइलेंट रहने का राइट है मिस्टर। आप आ गए अंदर। वांग होंगली के साथ क्या सीन चल रहा है? वहां अंदर वांग होंगली की क्या सिचुएशन है? वो सातिर है, कुछ भी एडमिट नहीं करेगा और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जब तक उसका लॉयर नहीं आ जाता तब तक वो चुप है। वो चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। मुझे कल तक रिजल्ट्स चाहिए। जी मिस चेन, आप फिक्र मत करो। मैं इसे फटाफट हैंडल कर लूंगा। चर्चेन, आप में टैलेंट तो है। मुझे लगता है हम और साथ में काम कर सकते हैं। तुम अभी उस लेवल के लिए रेडी नहीं हो। तो वांग यूहोंग, तुम्हारी लाइफ अब तक बड़े मजे में कटी है, पर अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। डैम चेनलिन, मुझे तुम्हारी बॉडी नदी में फेंक देनी चाहिए थी। अब मैं बाहर जाकर मजे भी नहीं कर सकती। और तुम्हारा वो कमीना भाई, मैं उसे धीरे धीरे तड़ पाऊंगा। चलकर कुछ फ्रेंड्स को ढूंढते हैं। मिस प्लीज हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। ये आपके फादर के ऑर्डर्स हैं, आप इस महीने ग्राउंडेड हो। घर से बाहर निकलना मना है। विला में आग लग गई है। कोई इसे बुझाओ। जल्दी अंदर चलिए। यहाँ बार बहुत डेंजरस है। कौन हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? पीछे हटो। कौन बंदा? तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? यंग यंग लेडी को किडनैप कर लिया गया है। तो वो बहुत फास्ट थे, हमें तो मौका ही नहीं मिला।
इडियट्स, पता लगाओ कि यूए होंग को कौन ले गया। वो इसके लिए पे करेंगे। जिस स्पॉट पर तुम बैठी हो यहीं पर मैं और मेरी सिस्टर बचपन में खेला करते थे। तुम्हें चाहिए क्या? कि बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जाने दो। पैसे? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बहुत दर्द हो रहा है। अब रुक जाओ, क्या इसमें दर्द हो रहा है? मैंने तो बस तुम्हें एक थप्पड़ मारा है और तुम अभी से दर्द के मारे चिल्लाने लगी। तो तुमने मेरी बहन को 100 से भी ज्यादा बार स्टैब किया था। वैसे तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी थी? तो तुम्हें इतना ब्रूटल होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसमें मजा आता है, वो हमेशा खुद को बहुत सुपीरियर समझती थी। मुझे बस वो बर्दाश्त नहीं था। तो तुमने न सिर्फ मेरी बहन की बेइज्जती की, बल्कि उसे 100 से भी ज्यादा बार चाकू मारा। एक सेकंड रुको। तो वो आखिरी बार मैंने स्टैब नहीं किया था तक चेन लियन जिंदा थी। तो वो आखिरी घाव तो वहां झांग काई ने दिए थे। चेन लियन उसके सामने घुटनों पर बैठ गई थी और गिड़गिड़ाई थी। उसने कहा था कि उसका भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा। तो वो बस अपने भाई की वेडिंग देखना चाहती थी। तब हम में से किसी को नहीं पता था कि सच में उसका कोई भाई है। झांग काई ने उसे नहीं छोड़ा। वही सारा खेल पीछे से कंट्रोल कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं तुम जैसे हर एक मॉन्स्टर को नर्क में देखना चाहता हूं। तो वो सन्नाम का बंदा और भी ज्यादा टेरिफाइड लग रहा था। बॉडीगार्ड्स के पकड़े होने के बावजूद वो अपने घुटनों के बल 2 कदम आगे रेंग कर आया। उसने किसी तरह शाओ ली के आगे 2 बार सर झुकाया। मैनेजर ली ने कहा कि उसने बस इन्हीं बातों से आपको ट्रिक किया था। तब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा मैं बस कुछ औरतों के साथ सोया हूं। तो हम तुम सही कह रहे हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले इसके नाखून उखाड़ो। इसे एक लेसन मिलना चाहिए। अगले ही पल, इससे पहले कि वो सन नाम का बंदा कुछ रिएक्ट कर पाता, एक बॉडीगार्ड ने तौलिया निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। 2 बॉडीगार्ड्स ने उसे पिन कर दिया और 3 दूसरे प्लास लेकर आगे बढ़े। वो एक आवाज तक नहीं निकाल सका। कांपते हुए उसके चेहरे की नसें फूल गईं। सन का चेहरा देखते हुए मैंने उसकी पीठ की तरफ पॉइंट किया। अगर वो तुम्हारे लिए एक भी अच्छा शब्द बोलती है, जॉन, तो मैं मैनेजर ली से कहकर तुम्हें छोड़ दूंगा। डील? अपर सिर्फ अगर तुम अपनी जुबान बंद रखो। शाओ ली समझ गया कि मेरा क्या मतलब था और वो सीधे आगे बढ़ा और ली शाओमेन के मुंह से गंदा मोजा निकाला और फिर उसे सन के मुंह में ठूंस दिया। अली शाओमेन जमीन पर गई और चिल्लाने लगी, प्लीज मेरे भाई को मत मारो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। ये मेरे लिए कैसे हुआ? तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ली शाओमेन पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। मैं सब उगल दूंगी। मैंने तुम्हें पहले एक बार देखा था, मुझे तुम तुरंत पसंद आ गए थे। पर वहां आसपास बहुत सारे लोग थे। तो मैं तुम्हें जानती नहीं थी और मुझे तुम्हारा नंबर भी नहीं मिल पाया। तो सीधे पॉइंट पर आओ ना। शाओ ली गुस्से में चिल्लाया। इससे ली शाओमेन डर गई और कांपने लगी। शॉर्ट में बताऊं तो मैंने सुन चेंग को ढूंढा कि वो चाहता था कि मैं उसे माल ढूंढने में हेल्प करूं। लो, तुम्हें तो पता ही है, लोगों को बेकली एक हेल्दी इंसान की कीमत 50,000 होती है। अगर मैं 10 ढूंढ लाती तो वो मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवा देता। पर भाई, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूं। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। जैसे से ली शाओमेन की बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं, मेरा दिल बैठता गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसने जो कुछ भी किया वो सब एक झूठ था। वो से एक इल्यूजन था। तो मैं खुद से बुदबुदाई, तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ली शाओमेन पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। एक पागल कुत्ती तरह वो मुझ पर चीखने लगी। तो तुम तो उसके जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसा इंसान बस एक लेवल का मामूली बंदा है। तो तुम तो मेरी नेबरहुड में घुसने के लायक भी नहीं हो। को तुम मुझे जान भी कैसे सकते हो? वो अपनी खून जैसी लाल आंखों से मुझे घूरने लगी, एकदम किसी जंगली जानवर की तरह। मैंने अंदर एक कड़वी हंसी हंसी। वो बस एक आवाज बनकर रह गई।
कि वो एक ऐसी औरत है जो अपने ऑब्सेशन में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। वो कुछ साफ साफ नहीं देख पा रही, तो मुझ पर इतना भड़कने के बाद भी वो सच एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। शायद ये उस अमीर लड़की वाला प्राइड है। मेरी तरफ एक नजर देखा। कुछ और पूछना चाहते हो क्या? मैंने बस अपना सिर नामे हिला दिया। ठीक है, फिर इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। उसकी बात को दोहराते हुए मैंने शांति से सिर हिलाया कि मुझे पता था कि अब मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शाओली ने पूरा प्लान फिगर आउट कर लिया है। यही तो हमारा पुराना वाला ब्रदरली बॉन्ड है। शाओली की आंखों में एक पल के लिए उदासी सी छा गई। एक फ्लैश में नॉर्मल होते हुए उसने ली शाओमिन से कहा, मैं किसी को भेजकर तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने के लिए स्टेशन भिजवा देता हूं। और तुम्हारी सिचुएशन काफी मेसी है, फिलहाल के लिए घर जाओ। ली शाओमिन की आंखों में सरप्राइज साफ दिख रहा था। और फिर उसने अर्जेंटली पूछा, क्या हम फिर से मिल पाएंगे भाई? शाओली ने एक फीकी सी स्माइल दी। अगर किस्मत में होगा तो जरूर मिलेंगे। फिर वो लोग ली शाओमिन को जबरदस्ती वहां से ले गए। उसे एक शब्द भी और बोलने का चांस नहीं मिला। मैंने कंफ्यूज होकर शाओली की तरफ देखा। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्या उसे ऐसे ही जाने दिया? शाओली धीरे से हंसा, मेरे नादान भाई, क्यों क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह पॉसिबल है? तो तुम्हें रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि यहां आसपास क्या चल रहा है। वो जब वो मेरे पीछे पड़ ही गया है तो अब वो बचकर नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो सन नाम का बंदा शाओली के लोगों ने उठा लिया। उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया, शाओली ने मुझे कुछ नहीं बताया। बस इतना समझो कि काम तमाम हो गया। एक हफ्ते बाद जब मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया, शाओली ने अपने बंदों को मुझे घर छोड़ने के लिए भेजा। वो जो बंदा मुझे एस्कॉर्ट कर रहा था वो वही स्किनी सा लड़का था। पहले तो मुझे उसका एंगल समझ नहीं आया जब तक हम मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट तक नहीं पहुंचे। अचानक चार हट्टे कट्टे बंदे बाहर निकले और उसे दबोच लिया। तो तुम फ्रॉड, ट्रैफिकिंग, असॉल्ट और अनलॉफुल डिटेंशन का शक है। अब पूछताछ के लिए हमारे साथ चलो। उन्होंने उसे बहस करने का एक सेकंड भी नहीं दिया। उस स्किनी बंदे को तुरंत घसीटते हुए ले गए। एक और बंदा फिर से आया। उसने अपना आईडी दिखाया। अरे, हम शहर की एंटी फ्रॉड टास्क फोर्स से हैं। हमें एक टिप मिली और हमने संदिग्ध को पकड़ लिया। उस लाइव स्ट्रीम में मैंने उस फ्रॉडस्टर को बाहर निकाल दिया। तो वो एक फ्रॉड है, लेकिन मेरे सामने वाला कॉन आर्टिस्ट अचानक अपना एक्सप्रेशन बदल गया। उसने मुझसे चिल्लाया, अददौड़, तेरे पीछे एक ह्यूमन स्किन रैट है, वो तुझे खा जाएगा। मैं मुड़ कर देखा, लेकिन दरवाजे के पीछे मेरी माँ झुकी हुई, बुरी तरह से छिपी हुई, मुझे घूर रही थी। ये कहानी अच्छे वैल्यूज को प्रमोट करती है। इसे घर पर ट्राई मत करना। मैं एक फेमस ऑनलाइन एंटी फ्रॉड स्ट्रीमर हूं जो मेरे फैंस के क्लूज पर बेस्ड है। मैं शेडी लाइव स्ट्रीम्स में जाता हूं फ्रॉड्स को एक्सपोज करने के लिए। बार फैंस ने मुझे एक मेटाफिजिकल स्ट्रीमर के बारे में टिप दिया। जैसे ही वो लाइव हुआ मैं तुरंत स्ट्रीम में जंप कर गया। वो ब्लैक ट्रैकसूट पहने हुए था और एक फोल्डिंग फैन पकड़े हुए था। वो यंग दिखता है, एक हैंडसम चेहरा है उसका। करियर, रोमांस और यिन यांग की चीजों के लिए फॉर्च्यून टेलिंग। हर की कीमत 666 युआन है। मास्टर, आप अद्भुत हैं। यूजर ने पहले ही टिप दे दी है। टिप 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 पार्क मास्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। बड़ा स्टोर, पहले ही टिप दे दिया। टिप दे दी यार, वो बस लोगों को स्कैम कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मैंने 2 बड़े रॉकेट भेजे कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट होने के बाद मैं अभी तक उसे एक्सपोज भी नहीं किया था। मेरे फैंस पहले ही झपट पड़े। इधर है पसंदीदा एंटी फ्रॉड वाला पार्ट, इधर है। अज़ायून इस फ्रॉड को कैसे एक्सपोज करता है, देख के बड़ा एक्साइटेड हूं। तो मेरे फैंस को यांग वेई को इंसल्ट करते देख रहा हूं। यांग वेई के फैंस बेताब हो गए। ऊपर वाला हमारे मास्टर यांग वेई को फ्रॉडर कह रहा है। और रिवेंज का ध्यान रखो, ऊपर जो बोलते हो उस पर ख्याल रखो। हमारे मास्टर यांग वेई असली ताओइस्ट हैं, सही मास्टर के साथ। फ्रॉड से क्या मतलब? यांग वेई ने देखा मेरे फैंस उसे चार्लाटन कह रहे हैं। वो काफी अनहैप्पी लग रहा था, पर मैंने 2 रॉकेट तो भेजे ही। वो अपना कूलनेस नहीं खो सका। तो फिर ने गले की आवाज साफ की और कहा, लेडी, तुम चाहती हो मैं क्या कैलकुलेट करूं? सुना है तुम कुछ भी कैलकुलेट कर सकती हो, सही? तो मेरी बहन ढूंढने में मदद करो। मेरी सिस्टर अभी एक ट्रिप पर गई हुई है। वो किसी अनजानी सी जगह पर गई है। ये फ्रॉड पक्का उसे गेस नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने देखा कि यांग वेई ने अपनी आंखें बंद की और पीले पड़े चेहरे के साथ उंगलियों पर कुछ कैलकुलेट करने लगा। शियाओयुन, सही है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अपने घर से बाहर निकलो।
अभी मैं जोर से हंस पड़ी। थे बड़े भाई, तुम्हें कोई मिला ही नहीं, तो अब तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानियां बना रहे हो। तो मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगी, और तुम्हें मुझे पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। कि बस सबके सामने एडमिट कर लो कि तुम एक फ्रॉड हो और फ्रॉड होने का नाटक कर रहे हो। लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस, हर कोई स्क्रीन पर अपोलॉजी टाइप कर रहा है। कमेंट फ्लैश हुआ। मिस यायू, आपको वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। मेरे सीनियर भाई कभी गलत नहीं होते बिना ये बताए कि क्यों। शायद लाइव स्ट्रीम के दौरान ये बताना सेफ नहीं है। ये यांग वेई तो प्रो निकला। उसने तो यहां तक कि एक प्लांट को भी हायर कर दिया इसको ठीक करने के लिए। यांग वेई ने एक फैन पकड़ा था। उसकी हथेली के पीछे नसें उभरी हुई थीं। वो अपनी कूलनेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था। उसे ऐसे देखकर तो मैं अब और भी पक्का हूं कि वो एक फ्रॉड है। एक्ट बंद कर दे। सबके पैसे कड़ी मेहनत से कमाए गए हैं। यांग वेई का मुंह कड़ी लकीर में सटा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ओके, तुम्हें मैं बताता हूं। तो तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे वाली दीवार में है। वो 3 दिन पहले मर गई थी। 2 घंटे में तुम्हारी बारी आएगी। मैं जम गया, गुस्सा जल्दी से उबल रहा था। ये बेकार है, अपनी बहन को मारने तक कसम खा रहा हूं। और मुझे कसम खा रहा है, देख, मेरी बहन एक हफ्ते से ट्रिप पर है। मेरे पुराने फैंस को पता है। मैं हर दिन वीचैट पर उससे चैट करता हूं, चाहे तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम सीधा लोगों को कसम खा रहे हो। जैसे ही मैं आगे बोलने वाला था, एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर थपका। कांपते हुए शब्द गले में अटक गए। स्क्रीन पर मेरी मां का फीका चेहरा दिखा। इश्यू है सियायुन, फिर से तर्क कर रही हो? वो टेम्पर ड्रॉप नहीं कर सकती। देखा तो पता चला कि वो मां थी। मैं जल्दी ही रिलैक्स हो गया। मां ठीक है, मैं बस फैंस के साथ मजाक कर रहा हूं। ठीक, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लोगों से तर्क मत करो। लड़कियों को थोड़ा जेंटल होना चाहिए। अचानक टेबल के नीचे से एक ग्रे माउस बाहर आया। मैं पूरी तरह पैनिक हो गया। चिल्लाया, हमारे घर में कई बिल्लियां हैं, फिर भी चूहे क्यों हैं? डर मत, मैं भी वो माउस बाहर निकाल दूंगा। तो कब बाहर निकालो। गमा मुड़कर माउस को मेरे बेडरूम से बाहर धकेल दिया। माउस को बाहर धकेला जाता देख मैं राहत की सांस ली। माँ, वैसे तुमने हाल ही में मेरी बहन से बात की है? माँ ने अपनी पीठ मोड़ते हुए मुझसे कहा, बिल्कुल, आज तुम्हारी बहन ने तो मुझसे चैट के लिए कॉल भी किया। इसी सजा बाहर चली गई। माँ के जाने के बाद मैं यांग वेई की ओर आत्मविश्वास से भौएं उठाया, पर यांग वेई का चेहरा पीला पड़ रहा था। शियायुन, यहां से निकल जाओ। तुम्हारी मॉम एक ह्यूमन स्किन रैट है। तुम्हारी सिस्टर को तो वो ऑलरेडी खा चुका है। तो अगर तुम अभी नहीं भागी तो अगला नंबर तुम्हारा है। मैं बस कुछ कहना ही चाहती थी, पर तुम। यांग वेई मशीन गन की तरह बोले जा रहा था। मुझे एक शब्द भी बोलने का चांस नहीं दे रहा था। तो मुझे झूठ बोलने से नफरत है। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मॉम की बॉडी पर पिछले महीने एक ह्यूमन स्किन रैट ने कब्जा कर लिया था। जरा सोचो, क्या वो पूरी तरह चेंज नहीं हो गई हैं? मैं ये सुनते ही मेरी पूरी बॉडी पर गूज बम्प्स आ गए। हाँ यार, मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया? मॉम हमेशा से कितनी टिमिड रही हैं। वो तो कॉकरोच से भी डरती थीं। वो एक चूहे की पूंछ ऐसे कैसे पकड़ सकती हैं? और अभी अभी मॉम बहुत ज्यादा टेंस लग रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मैं उस चूहे को मार न दूं। तभी मुझे कुछ याद आया। पिछले महीने मॉम ने कॉल करके कहा था कि घर में सडनली हर जगह चूहे हो गए हैं। हमारी बिल्लियां भी उन सबको पकड़ नहीं पा रही थीं। मैंने इमीडिएटली एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। वो 2 दिन बाद पेस्ट कंट्रोल वाले प्रोफेशनल्स हैंडल करने के लिए आए। जैसे ही वो पहुंचे, मॉम ने उन्हें वहीं से वापस भगा दिया। उसने बोला, घर में कोई रैट नहीं है, उनको आने की जरूरत नहीं। धुंध में यांग वे फिर से बोल पड़ा, अगर फिर भी तू मुझ पे भरोसा नहीं करता तो चल उस दीवार के पीछे देख ले। तो मैं सीधे दीवार के पास गया, 2 बार खटखटाया। कोई अजीब वहीं लगी और उसके पीछे हमारा टीवी कैबिनेट था। तो दीवार तो कागज जैसी पतली है, कोई भी वहां छुपा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये दोनों बस सो कर रहे हैं। इसे तो स्क्रिप्ट होना चाहिए, नहीं तो ये इतना मिस्ट्री कैसे है? यांग वे पूरी तरह से फर्जी है। तो जा यून, तू उसके क्रैप में क्यों फंस रहा है? तो फैंस के कमेंट्स देखकर वो मेरे अंदर तक घुस गया। मैं कैसे यांग वे की नॉनसेंस में फंस गया? और भी बुरा, इसने लाइव स्ट्रीम के फैंस को हम पे हंसी बना दिया। मैंने उसे ठंडी नजर मार दी। यांग वे बस बोरिंग है। क्या उसने नहीं कहा मेरी बहन दीवार में है?
यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। यांग वे उलझन में दिखा। वो फिर से गिनती करने लगा। तो फिर उसने आ भरी, तेरी बहन दीवार में नहीं है। वो पक्का उसके पीछे वाले टीवी कैबिनेट में ही होगी। वो ह्यूमन स्किन रैट अपने शिकार को एक बार में नहीं खाता। वो अपना टाइम लेता है, उसे असल में बस स्किन चाहिए होती है। एक स्किन पूरे 1 महीने तक चलती है। वो उसे चेंज कर देता है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं हंस पड़ी। इस फ्रॉड को एंड तक अपना झूठ जारी रखना ही है। मेरा कॉम्पिटिटिव साइड जाग गया। मैं भी इसके साथ खेलती हूं। सच देखने दो अब। तो मैं उसे कॉल आउट करने ही वाली थी, पर जैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आई, शब्द मेरे गले में ही अटक गए। क्या मैंने अभी अभी वो देखा? तो दरवाजे के पास आंखें, मैंने उसे देखा। एक सिर पॉप हुआ, डैम, मैंने भी देखा। ये तो बहुत टेरिफाइंग है। शिया यून, पीछे मुड़कर मत देखना। दरवाजे से कोई तुम्हें देख रहा है। पीछे मत देखो, एक नजर भी मत डालना। कमेंट्स की स्ट्रीम में बाढ़ आ गई है। मेरे माथे से पसीना बह रहा है। एक ठंडी और डरावनी नजर मेरी पीठ पर चुभ रही है। तो मैंने लेंस के थ्रू बहुत केयरफुली देखा। मुझे वो दरवाजे के किनारे पर दिखा। वहां एक आधा सिर लटका हुआ था जो चुपचाप मुझे पीक कर रहा था। और वो मेरी मॉम है। मैंने अपनी हथेली को जोर से पिच किया। मैंने अपने अंदर के पैनिक को शांत करने की बहुत कोशिश की। मेरी मॉम आज बहुत वियर्ड एक्ट कर रही हैं। ये सब कुछ बहुत बिजार है। मुझे यांग वेई की बातों पर अब यकीन होने लगा है, पर मुझे चेक तो करना ही होगा। चेक करना होगा कि क्या मेरी सिस्टर सच में टीवी कैबिनेट के अंदर है। क्या वो सच में वहां छुपी हुई है? वैसे भी यांग वेई की स्टोरी सुनने में एकदम क्रेजी लगती है। मैंने स्ट्रेच करने का नाटक किया और स्क्रीन से कहा, बेबी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूं। चल कर देखते हैं। एवरीवन, मैं आप सबको अपना घर घुमाना चाहती हूँ। पुअर शियायू, मुझे लगता है यांग वेई सही कह रहा था। तो तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। अरे छोड़ो यार, वो लोग बस मजे ले रहे हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम जा सकते हो। शियायून बहुत ऑफ लग रही है, जैसे वो बस रोने ही वाली हो। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही है। ये सच में बहुत स्कैरी है। ये तो एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। सियायून, डरो मत। तो वो बंदा दरवाजे से निकल गया। मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली।